गुप्ता जी को बेटों ने छत वाला कमरा उनको दे दिया और माँ से कहने लगे, पिताजी की जिम्मेदारी खुद संभालो। माँ दिन में लोगों के घर काम करके गुप्ता जी की सेवा करती। दीपावली का दिन था। बेटों ने घर में पार्टी रखी, खूब पकवान बनवाए और खूब मज़े से खाने लगे। और गुप्ता जी को किसी ने पूछना भी अच्छा न समझा। और जब रात हुई तो पोतों ने छत पर पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। और जब गुप्ता जी मना करते तो पोते हंसते हुए और पटाखे उनकी ओर फेंकते। अगली सुबह जब छत पर बहू कचरा फेंकने गई तो छत चीखों से गूंज उठा, क्योंकि गर्मियों के दिन शुरू हो चुके थे। चिलचिलाती धूप में गुप्ता जी घर में आए तो पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ बड़े कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। गुप्ता जी अपनी पेंशन लेकर घर आए थे। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। उन्होंने पानी पीने के लिए अपनी पत्नी अनीता देवी को आवाज़ देनी चाहिए, लेकिन तभी उनके कानों में अपनी बहू की आवाज़ पड़ी। इतनी गर्मी होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और हमें उन्हें पंखे के नीचे सुलाना पड़ता है। घर में एक ही एसी लगा है और वो माता पिता जी के कमरे में है। इतना बड़ा कमरा दिया हुआ है आप लोगों ने माँ पिताजी को, क्या जरूरत है भला इस बुढ़ापे में उन्हें एसी में सोने की। निकाले उन्हें एसी वाले कमरे से, मैं अपने बच्चों को लेकर वहां सोया करूंगी। ये आवाज अनिकेत की पत्नी की थी। गुप्ता जी सन्नाटे में रह गए। अब दूसरी बहू भी कह रही थी, बात तो सही है, भला बुढ़ापे में एसी की क्या जरूरत है, उन्हें तो ताज़ा खुली हवा में रहना चाहिए। सारी रात एसी चलाकर मजे से सोए रहते हैं और सुबह उठते ही उनकी हाय हाय शुरू हो जाती है। हड्डियों में दर्द है, बुखार हो रहा है और फिर दवाइयों पर पैसे अलग से भरो। मुझे कुछ नहीं पता, बस या तो मुझे नया एसी चाहिए या फिर पिताजी और माँ को उनके कमरे से निकालो। दोनों बहुएं आज अपने अपने पतियों के सामने डटकर खड़ी थीं। अनिकेत ने सिर झुका लिया। कई दिन से एसी वाले कमरे में सोने की बहस दबे दबे शब्दों में घर में हो रही थी। गुप्ता जी ने अपनी नौकरी के दिनों में ये एसी अपने कमरे में लगवाया था। पहले तो बच्चे भी उनके कमरे में ही सोया करते थे, मगर फिर शादियां हुई तो अपने अपने कमरों में शिफ्ट हो गए। पिछले कुछ सालों से तो गुजारा चल रहा था, लेकिन अब गर्मी बढ़ चुकी थी तो सभी को एसी वाला कमरा चाहिए था। दोनों बेटे कमरे से निकले। अनीता देवी भी उनके पीछे पीछे आई थी। अरे पिताजी आप आ गए, चले जल्दी से अपना और माँ का सामान समेट ले कमरे में से। हमने सोचा है कि छत वाला खुला और हवादार कमरा आपको दे दिया जाए। भला आपको एसी की क्या जरूरत है? रोशनी को डॉक्टर ने गर्मी से बचने का बताया है, इसलिए हम लोग एसी वाले कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं। अनिकेत ने सीधा सीधा आदेश ही दे दिया था। गुप्ता जी खामोश से हो गए। वो जानते थे अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो बहुएं तो दूर की बात, बेटे उनसे लड़ाई शुरू कर देंगे। उन्होंने खामोशी से कमरे में जाकर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। शुरू से ही वो इस कमरे में रहते आए थे। अब उन्हें इस कमरे में से लगाव सा महसूस हो रहा था, मगर बहुएं दरवाजे के बाहर बेताबी से टहल रही थीं। गुप्ता जी और अनीता देवी खामोशी से अपना सामान उठाकर बाहर निकल आए। ऊपर अपने कमरे में सामान सेट कर लीजिएगा माँ, मुझे ऊपर का कमरा साफ करने का समय ही नहीं मिला। पता तो है आपको, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। अनिकेत की पत्नी रोशनी ने एक अदा से कहा और जल्दी से कमरे में जाकर देखने लगी। अनीता देवी खामोशी से ऊपर चली आई। गुप्ता जी तो ऊपर धूल से अटा कमरा देखकर ही हैरान रह गए थे। वहां दोनों बहुए के दहेज के बड़े बड़े ट्रंक पड़े हुए थे, जहां उनके सारे कंबल और गद्दे इत्यादि रखे थे। पूरा कमरा तो सामान से ही भरा हुआ था, सिर्फ एक चारपाई की जगह थी। गुप्ता जी ने वहां अपने लिए एक चारपाई डाली। अनीता देवी की आंखों में आंसू आ रहे थे, मगर गुप्ता जी ने उन्हें कुछ भी कहने से मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद अनिकेत ऊपर आया। उसने धूल मिट्टी से अटा कमरा और माँ बाप की हालत भी न देखी। बस आते ही बोला, पिताजी वो जो आप पेंशन के पैसे लेने गए थे वो पैसे जरा मुझे दे दे, बिजली का बिल भरना है। गुप्ता जी ने खामोशी से जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। ये क्या पिताजी, ये पैसे तो कम है। अनिकेत फौरन बोला। गुप्ता जी घबरा गए। बेटा वो मैंने अपनी दवाइयों के पैसे रख लिए हैं, तुम्हें पता तो है मुझे शुगर है, बगैर दवाइयों की मेरी तबीयत खराब हो जाती है। गुप्ता जी की बात पर अनिकेत के माथे पर बल पड़ गए। वो एकदम पलटा और माँ से बोला, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आप दोनों के नखरे किस बात के हैं। एक टूटा फूटा सा मकान बनाकर दिया है, इसके अलावा कुछ बनाया नहीं हम दोनों भाइयों के लिए। अब इतनी मामूली सी आमदनी में मैं पूरा घर कैसे चलाऊं? मुझे पूरे पैसे चाहिए। अगर आपको दवाइयाँ खरीदनी है तो अपने लिए कोई और काम धंधा ढूंढ ले या फिर यहाँ से चले जाएं। मैं ऊपर वाले कमरे को भी किराए पर दे दूंगा, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। बगैर पैसे के मैं बिजली गैस के इतने भारी भरकम बिल कहाँ से भरूं? अनिकेत गुस्से से बिफर गया। गुप्ता जी शर्मिंदा से हो गए। उन्होंने खामोशी से जेब में हाथ डालकर वो 2,000 भी निकाले और अनिकेत के हाथ पर रख दिए। अनिकेत आराम से पलट गया। जब से इन्होंने इन दोनों बेटों की शादियां की थी, उनका व्यवहार माँ बाप के साथ ऐसा ही हो गया था। अनीता देवी बुढ़ापे के बाद भी सारा दिन घर के काम काज किया करती थी। दोनों बहुओं का बस न चलता कि वो हर समय अपने बच्चे सास की गोद में डालकर खुद आराम करती रहें। इस समय भी वो दोनों एसी वाले कमरे में मजे से अपना सामान सेट कर रही थी। कितना बड़ा और खुला कमरा है, यहाँ कारपेट पर हम सब आराम से सो जाया करेंगे, छोटी बहू इंदु ने रोशनी से कहा। ऊपर गुप्ता जी को याद आया कि उन्होंने वापस आने के बाद पानी तो पिया ही नहीं था। रुकिए मैं आपके लिए शरबत बनाकर लाती हूँ, आप इतनी गर्मी से वापस आए थे, अनीता देवी ने कहा और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई। बहू एसी वाले कमरे को अपने लिए सेट कर चुकी थी। दोनों बेटों ने बड़ी सी
एलईडी दीवार के ऊपर लगा दी थी। इस समय सब एसी वाले कमरे में बैठे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, सिवाय अनिकेत और रणवीर के, क्योंकि वो दोनों घर से बाहर जा चुके थे। इंदु बेटा, अपने पिता के लिए शरबत तो बना दो, उन्होंने आवाज लगाई तो बहुओं के माथे पर बल पड़ गए। माँ, थोड़ा सा शरबत ही तो बनाना है, ये काम भी आपसे खुद नहीं होता। सुबह से सिर्फ नाश्ता ही तो बनाया है आपने, और वैसे भी हर समय तो आप शोर मचाती हैं कि पिताजी को शुगर है, शरबत पीकर शुगर नहीं बढ़ेगी उनकी। इंदु ने माथे पर बल डालकर कहा तो अनीता देवी शर्मिंदा सी हो गई। वो खुद ही किचन में चली आईं। उन्हें गुप्ता जी के लिए नींबू पानी बनाना था। ढूंढने से भी नींबू ना मिला तो खामोशी से पानी के अंदर हल्का सा नमक घोलकर ऊपर ले आईं। गुप्ता जी ने खामोशी से वहीं पानी पी लिया, मगर आने वाले दिन उनके लिए और भी मुश्किल होने वाले थे। बगैर दवाइयों के उनकी शुगर हर समय ज्यादा रहने लगी, उनके पांव सूज गए और दिल की धड़कन हर समय तेज रहने लगी। वो 2 कदम भी चलते तो उनकी सांस फूल जाती। ऊपर वाले कमरे में चारों ओर से धूप पड़ती थी। टीन की छत तपक कर पूरे कमरे को जैसे भट्टी बना देती। गुप्ता जी और नीता देवी इतनी गर्मी में तड़प जाते, लेकिन नीचे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर वो दोनों जैसे तैसे करके सीढ़ियों उतर कर नीचे आ भी जाते तो उसी समय दोनों बहू के माथे पर बल पड़ जाते। पिताजी, माँ, आपको थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए, शादीशुदा हैं हम लोग, थोड़ी सी प्राइवेसी होती है, मगर आप तो हर समय हमारी जासूसी करती रहती हैं। बहू नाक चढ़ाकर कहती तो बेटे भी मुंह बना लेते, तो वो दोनों बेचारे वापस ऊपर आ जाते। महीना गुजरा तो गुप्ता जी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी। उन्हें इतना आसरा था कि पेंशन आती तो उन रुपयों से वो अपनी दवाइयाँ खरीद लेंगे, लेकिन जिस समय पेंशन आनी थी, अनिकेत खुद उन्हें अपने साथ ले गया। बैंक से पैसे मिलते ही उसने सारे पैसे अपनी जेब में डाल लिए। गुप्ता जी अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए अनीता देवी मजबूर होकर अपने बड़े बेटे अनिकेत के पास आ गईं। बेटा, तुम्हारे पिताजी की दवाइयों के लिए कुछ पैसे चाहिए, उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, अनीता देवी ने बड़ी मुश्किल से कहा। तो अनिकेत ने मोबाइल से आंखें हटाए बगैर कहा, अभी सैलरी नहीं मिली माँ, जब मिलेगी तो दे दूंगा, अभी तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस साफ जवाब पर अनीता देवी शर्मिंदा हो गई। दूसरे बेटे से भी उन्हें कुछ ना मिला। वो खामोशी से ऊपर चली आई, लेकिन शाम हुई तो दोनों बहुएं सजी सवरी कमरों में से बाहर निकल आई। अनिकेत और रणवीर भी नए कपड़े पहने बाहर बार घड़ी देख रहे थे। अरे जल्दी कर लो भाई, हमने महंगे रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा रखी है, वहाँ टेबल मिलना आसान नहीं होता। आज तो बड़ा शानदार डिनर करेंगे हम लोग, समय पर पहुंचना जरूरी है, वहाँ बड़े अमीर लोग आए होते हैं। अनिकेत रोशनी से कह रहा था। सभी लोग तैयार होकर बाहर निकल रहे थे। अनीता देवी को अंदाजा हुआ कि अनिकेत की जेब में पैसे तो थे, बस वो अपने माँ बाप पर पैसा लगाना नहीं चाहता था। हाँ, मगर अपने पत्नी बच्चों को लेकर वो महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जा सकता था। अनीता देवी की आंखों में भी आंसू आ गए। साफ पता चल रहा था कि बेटे उन्हें पैसे नहीं देना चाहते, लेकिन गुप्ता जी की बिगड़ती हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। अनीता देवी अपने पति को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि जब तक उनकी बूढ़ी हड्डियों में दम है वो गुप्ता जी की सेवा करती रहेंगी। धीरे धीरे तो हाल ऐसा हो गया था कि घर में उन्हें और गुप्ता जी को खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था। अनिकेत और रणवीर नौकरियों पर चले जाते। बहुओं का दिल चाहता तो कभी खाने की एक प्लेट किसी बच्चे के हाथ ऊपर भेज देती, और कभी वो भी नहीं। और एक दिन तो हद ही हो गई। पूरे 24 घंटे के बाद रोशनी ने सास ससुर के लिए खाना भेजा। उसे मार्केट जाने की जल्दी थी। उसने जल्दी से एक प्लेट में चावल डाले और बेटे के हाथ में पकड़ाकर बोली, जल्दी से जाकर दादा दादी को दे आ, नहीं तो शाम तक शोर मचाते रहेंगे कि खाना नहीं दिया। बेटा छोटा था और चावलों की प्लेट गर्म थी। जैसे तैसे करके वो प्लेट ऊपर लाने लगा। भारी और गर्म प्लेट संभालना बच्चे से मुश्किल था। कुछ उसका ध्यान भी खेल में था। जैसे तैसे करके वो सीढ़ियां तो चढ़ गया, लेकिन जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा प्लेट उसके हाथ से लड़खड़ा गई। सारे चावल उलटकर नीचे जा गिरे। रोशनी तो घर से निकलकर मार्केट जा चुकी थी। बच्चे ने नीचे झुककर मिट्टी में गिरे वो सारे चावल उठाकर प्लेट में वापस जमा किए और दादी के पास जा पहुंचा। ये ले दादी, आपके लिए चावल। अनीता देवी ने जब चावलों की हालत देखी तो सख्ते में रह गई। ये चावल खाने लायक तो न बचे थे। बच्चा नीचे जाकर दोबारा खेल कूद में लग गया। अनीता देवी की आंखों में आंसू आ गए। गुप्ता जी भूख के कारण निढाल हो रहे थे और खाना मांग रहे थे। वो खुद ही नीचे चली आई। नीचे फ्रिज के अंदर एक बड़ी सी प्लेट में चावल और सब्जी अलग से निकाल कर रखी हुई थी। अनीता देवी को कहीं और खाना ना मिला तो वो वही प्लेट गर्म करके ऊपर ले आई। उन्होंने गुप्ता जी को खाना दिया। शाम में जब रोशनी बाजार से वापस आई तो उसने आते ही फ्रिज खोला। वो अपने लिए खाना निकाल कर अलग रख गई थी, लेकिन सामने प्लेट खाली थी। उसने हंगामा मचा दिया, मैंने अपने लिए चावल फ्रिज में रखे थे, वो किसने खा लिए? देरानी ने कंधे उचकाए कि उसे नहीं पता, और तभी उसका बेटा बोला, मम्मी वो चावल तो दादी ने निकाले थे, वो ऊपर लेकर जा रही थी। इतना सुनते ही रोशनी आग बबूला हो गई। बुढ़ा और बुढ़िया खा खा कर थकते नहीं हैं। पहले उनका हिस्सा मैंने भिजवा तो दिया था, अब हमारे मुंह से भी रोटी छीन छीन कर खाएंगे। ना जाने मरते क्यों नहीं, कब तक हमारे सीने पर बैठे रहेंगे। इनके साथ वाले तो कब के मर गए, ये अभी तक जिंदा है। वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। इस तरह के ऊपर बैठी अनीता देवी और गुप्ता जी के कानों में साफ आवाज आ रही थी।
वो दोनों ही शर्मिंदा से होने लगे। गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए। अनीता देवी उसी समय नीचे चली आई और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गईं। घर के आसपास कई ऐसे घर थे जिनके घर में काम वालों की अक्सर जरूरत रहती थी। अनीता देवी ने उन घरों में पता किया। सौभाग्य से उन्हें 2 घरों का काम मिल गया। उन्हें वहां पर खाना बनाने का काम मिला था। उनके हाथ में बहुत स्वाद था। उन्होंने अगले दिन से ही काम पर जाना शुरू कर दिया। वो खाना बनाती तो मालकिन उनके काम करने के तरीके से बहुत खुश थी कि साफ सुथरे तरीके से खाना बनाती हैं, और जब आने लगती तो मालकिन एक छोटे से डब्बे में उनका और गुप्ता जी का खाना डालकर दे देती। घर में किसी को अंदाजा न था कि अनीता देवी काम पर जाने लगी हैं, और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन थे। उन्हें इस बात की भी चिंता न थी कि गुप्ता जी और अनीता देवी ने अब नीचे से खाना लेकर खाना छोड़ दिया था। गुप्ता जी की तबीयत अब काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। अनीता देवी को रुपए मिले तो वो सबसे पहले जाकर गुप्ता जी की महीने भर की दवाइयाँ खरीद कर ले आईं। गुप्ता जी को खुशी तो हुई, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस उम्र में भी तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे 2 जवान बेटे हैं, लेकिन ना जाने कैसी औलाद है कि उन्हें अपने माता पिता की ज़रा भी चिंता नहीं। दवाइयाँ तो दूर की बात, उन्हें हमारे खाने पीने से भी कोई मतलब नहीं रह गया। आज कितने दिन गुजर गए हैं, दोनों बहुओं में से किसी ने एक रोटी के लिए भी हमें आवाज़ नहीं दी, और ना ही कभी बेटों ने ऊपर आकर झांका है। गुप्ता जी फूट फूट कर रोने लगे। खुद अनीता देवी की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, लेकिन उन्होंने गुप्ता जी को समझाया कि आप चिंता क्यों करते हैं, आपकी सेवा करने के लिए मैं हूं ना। बेटों और बहुओं को अगर ख्याल नहीं तो आप भी उनकी ओर ध्यान न दें। अनीता देवी की बात पर गुप्ता जी खामोश से हो गए। अनीता देवी अपने और गुप्ता जी के कपड़े धोया करती। बहू ने तो इस काम से भी हाथ खींच लिया था। प्रेस उनके पास नहीं थी और बहू अपनी प्रेस देती ना थी, इसलिए वो बस कपड़े धोकर तार पर कपड़े फैला देती। जब सूख जाते तो ऐसे ही गुप्ता जी को दे देती और वो बगैर इस्त्री के कपड़े पहन लेते। सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि दोनों बेटों ने इन दोनों से बात करना तक छोड़ दिया था। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन अनीता देवी काम करने के लिए गई तो उनकी मालकिन ने कहा कि आज और कल तुम्हारी छुट्टी है, क्योंकि कल दीपावली है। हम 2 लोगों को दूसरे शहर में मेरी माँ के घर जाना है, इसलिए 2 दिन तक तुम आराम करो। मालकिन ने कहा तो अनीता देवी खामोश होकर दूसरी मालकिन के घर चली गईं। उन्होंने भी दिवाली के दिन उन्हें काम पर आने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उस दिन वो खाना खुद बनाएंगी। अनीता देवी खामोशी से वापस अपने घर आ गईं। उन्हें ख्याल सता रहा था कि अगर 2 दिन वो खाना बनाने ना गईं तो खाना कहाँ से खाएंगी, क्योंकि उनकी बहुएं तो उनके खाना देती ही ना थीं। कोई बात नहीं, दीपावली का त्यौहार है, हमारे बेटे और बहुएं कुछ ना कुछ तो खाना बनाएंगे ही ना। मैं अपने और गुप्ता जी के लिए उनसे खाना मांग लूंगी। अनीता देवी ने सोच लिया और घर वापस आ गई। आज काम वाले घरों से भी खाना ना मिला था। जब वो वापस आई तो गुप्ता जी उनका इंतजार कर रहे थे। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को नहीं है क्या, उन्होंने पूछा तो अनीता देवी बेबसी से नीचे उतर आई। किचन खाली पड़ा था, दोनों बहुएं घर में ना थीं। ढूंढने पर भी उन्हें खाने के लिए कुछ ना मिला तो वो खामोशी से वापस ऊपर चली आई। पल्लू में बंधे कुछ पैसों से वो दुकान से बिस्किट खरीद कर ले आई तो उन्होंने गुप्ता जी ने वही बिस्किट खा लिए। रात हो रही थी, दोनों की आंख लग गई। सुबह अनीता देवी की आंख खुली। खाने पीने के लिए तो वैसे भी उनके पास कुछ न था। अनीता देवी ने सोचा शायद आज दीपावली के दिन बहुएं कुछ खाने को दे दें। गुप्ता जी बीमारी और बुढ़ापे के कारण हद से ज्यादा कमजोर हो चुके थे। अनीता देवी ने उन्हें ना उठाया और खामोशी से मुंह धोकर दोबारा लेट गईं। शाम को वो जागी तो घर में असाधारण चहल पहल हो रही थी। यूं लगता है जिस नीचे कोई मेहमान आ रहा है। अनीता देवी ने ऊपर से नीचे झांकते हुए देखा। बात तो सच थी, पूरे घर की सफाइयां सुथराइयां हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अनिकेत और रणवीर ने कोई बड़ी पार्टी रखी है। आज तो दिवाली की रात है, शायद अनिकेत और रणवीर कोई पार्टी कर रहे हैं, अनीता देवी ने कहा। शाम तक घर में रौनक अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी। अनिकेत और रणवीर ने कई चक्कर ऊपर लगा लिए थे। ऊपर रखे हुए ट्रंक में से बार बार वो कोई ना कोई सामान निकालने आ जाते। बहू के दहेज के सुंदर बर्तन भी ऊपर ही रखे थे। कई बार बहू और वो बर्तन लेने के लिए भी ऊपर आई, मगर किसी ने गुप्ता जी और अनीता देवी को ये बताना भी अच्छा न समझा कि आखिर नीचे इतनी हलचल क्यों मची हुई है। अनीता देवी ने ऊपर से नीचे झांक कर देखा। अनिकेत नीचे रणवीर से कुछ बात कर रहा था और कह रहा था मिठाई जल्दी से ले आए, आज पूरे मोहल्ले में बांटूंगा। आखिर लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। अनिकेत रणवीर से कह रहा था। सभी बहुत खुश थे, नए कपड़े पहने हुए वो सब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि ऊपर वाले हिस्से में खामोशी छाई थी। गुप्ता जी खामोशी से अपने चारपाई पर लेटे हुए थे और खाली पेट भूखा रहने के कारण अब उनकी अनीता देवी की हालत बुरी हो रही थी। गुप्ता जी ने भी कल से 2 बिस्किट खाए हुए थे, उसके बाद से लेकर अब तक उन्हें खाने के लिए कुछ ना मिला था। अनीता देवी अकेले ही पूजा करने में व्यस्त हो गईं। अभी थोड़ी देर में खाना बन जाएगा तो अनिकेत हमारे लिए खाना भिजवा देगा, उन्होंने गुप्ता जी को आश्वासन दिया। नीचे से खाना बनने की सुगंध आने लगी। शाम का अंधेरा भी पसरने लगा। अनीता देवी नीचे उतर आई। बहू, अगर कुछ खाने को है तो दे दो, मैं और तुम्हारे पिताजी भी कुछ खा लेंगे, उन्होंने कमजोर सी आवाज में कहा।
मगर बहू तो बुरा ही मान गई। माँ, अभी तो खाना बना नहीं है, जब बन जाएगा तो आपको भी भेज देंगे, आप अभी पानी ही पी लीजिए। अनीता देवी कितने कठोर बात सुनकर अपने आंसू पीते खामोशी से वापस ऊपर चली आईं। पानी पीते हुए उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। बड़ी देर गुजर गई, नीचे से आने वाली आवाजें बर्तनों की खनखनाहट में बदल गई, लेकिन खाना ऊपर ना आया। अनीता देवी की भूख से हालत खराब होने लगी तो उन्होंने नीचे झाँक कर देखा। नीचे दोनों बहुओं के मायके वाले भी आकर बैठे हुए थे। बड़े बड़े बर्तनों में खाना रखा हुआ था और सब हंसी मजाक करते खाना खा रहे थे। गुप्ता जी ने उम्मीद भरी नजरों से देखा, क्या खाना आ रहा है? मगर अनीता देवी ने नहीं में सर हिला दिया। इस समय जाकर खाना मांगना अच्छा नहीं, वो लोग खा ले तो हमें भी भेज देंगे। उन्होंने फिर से हिम्मत दिलाई और दोबारा से जाकर लेट गईं। मगर खाना ना आना था, ना आया। सारे मेहमान विदा हो गए। बहू ने बर्तन समेटकर किचन में ढेर कर दिए, मगर बूढ़े सास और ससुर को खाना देना किसी को याद न रहा। गुप्ता जी का दिल दुख से भर गया। वो करवट बदलकर खामोशी से सोने की कोशिश करने लगे। तभी उनके कानों में बच्चों के शोर की आवाजें पड़ी। वो सब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। ये अनिकेत रणवीर के बच्चे थे और मोहल्ले के भी बहुत सारे बच्चे उनके साथ जमा थे। आ जाओ, छत के ऊपर पटाखे फोड़ते हैं, बच्चों ने एक दूसरे से कहा। उनके हाथों में फुलझड़ियां और जो जोर से फटने वाले बम थे। एक एक करके उन्होंने सारे पटाखे छत पर फोड़ने शुरू कर दिए। पटाखों की आवाज से गुप्ता जी का दिल घबराने लगा। वो बूढ़े और बीमार आदमी थे, अचानक उठ बैठे। बेटा, यहाँ पर पटाखे मत फोड़ो, बाहर गली में जाकर खेलो। उन्होंने दबी दबी आवाज में बच्चों को मना करना चाहा, लेकिन बच्चे बहुत ही बदतमीज थे। उन्होंने गुप्ता जी की बात को सुना ही नहीं। लगातार बजते पटाखों की आवाजों से गुप्ता जी को घबराहट होने लगी। वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए कमरे से बाहर आए। बच्चों ने एक तूफान मचाया हुआ था। गुप्ता जी कोशिश करके उन्हें मना करने लगे, लेकिन बच्चों ने जो अपने सामने एक बूढ़े आदमी को देखा तो उछल उछलकर और ज्यादा पटाखों का शोर मचाने लगे। एक बच्चे ने तो एक फुलझड़ी को आग लगाकर उसे गुप्ता जी को उछाल दिया। गुप्ता जी के कपड़ों में आग की चिंगारियां पड़ने लगी। एक दूसरे बच्चों ने पटाखा गुप्ता जी के पैरों के पास फेंका। वो इतनी जोर से फटा कि गुप्ता जी का बूढ़ा दिल उछलकर हलक में आ गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीचे बेटे और बहुएं ऊंची ऊंची आवाजों में हंस रहे थे और उनके बच्चे ऊपर गुप्ता जी और अनीता देवी का जीना हराम कर रहे थे। बच्चे उनका मजाक उड़ाते हुए आपस से बाहर होने लगे तो गुप्ता जी खामोशी से सीढ़ियां उतरकर नीचे घर से बाहर चले गए। बेबसी के मारे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जाए कमरे में बैठी अनीता देवी की आंखों से भी आंसू निकले, लेकिन उन्होंने चुप रहने में ही भलाई जानी। कुछ ही देर के बाद उनकी आंख लग गई और गहरी नींद में चली गई। रात के न जाने कितने समय बाद गुप्ता जी वापस घर आए। घर वाले बेखबर सो चुके थे। अनीता देवी भी अपने कमरे में चारपाई पर लेटी सो रही थी। गुप्ता जी अपने चारपाई पर जाकर खामोशी से लेट गए। सुबह हुई तो घर में एक शोर सा मच गया। अनिकेत का छोटा बेटा गायब था। रात किसी को होश ही न था कि वो कहाँ गया है, लेकिन जब सुबह हुई उसकी तलाश शुरू हुई तो पूरे घर में वो कहीं नहीं मिला। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। रोशनी का रो रोकर बुरा हाल था। पूरे घर में एक एक चीज को उठा पटक कर देख लिया गया था। पूरे मोहल्ले में भी अनिकेत और रणवीर जाकर बच्चे को ढूंढ आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने ऐलान भी करवा दिया था, मगर छोटे बच्चे का कहीं पर पता न था। अनिकेत और रणवीर कई बार ऊपर छत पर आकर देख चुके थे। गुप्ता जी से भी पूछ लिया, आपने कार्तिक को कहीं देखा है? वो कल रात से नहीं मिल रहा। मगर गुप्ता जी ने उसे कहीं नहीं देखा। कहीं देखा होता तो बताते। कल रात वो सबसे ज्यादा पटाखे फोड़ रहा था। उसके बाद तो उन्हें याद न था कि वो बच्चा कहाँ गया। रणवीर और अनिकेत अब मायूस हो चुके थे। दिन चढ़ आया था। रोशनी का रो रोकर बुरा हाल था। अनीता देवी और गुप्ता जी भी अब थोड़े परेशान से हो गए थे, मगर बच्चे का कहीं पता न था। शाम तक रो रो कर रोशनी की हालत बुरी हो चुकी थी। सभी घर वाले मायूस हो चुके थे। अगर बच्चा खो गया था तो अब उसका मिलना असंभव था। नीचे घर में रात की पार्टी का कचरा अभी तक पड़ा हुआ था। कामवाली ने आकर बर्तन तो धो दिए थे, मगर बचे हुए खाने और खाली डब्बों का एक ढेर जमा था जो आंगन में एक तरफ को पड़ा हुआ था। रोशनी की देवरानी इंदु को बड़ा बुरा लग रहा था। वो अपनी जेठानी के रोते चेहरे को देख देख कर तंग आ चुकी थी। दिल ही दिल में उसे अपनी जेठानी से कोई हमदर्दी न थी। थोड़ी देर के लिए छत पर चली जाती हूँ, इस मनहूस माहौल से तो जान छूटेगी। उसने कचरा समेटा और छत पर डालने के बहाने ऊपर चली गई। दोपहर होने वाली थी। गुप्ता जी भी आज सुबह से बच्चे की तलाश में बाहर निकले हुए थे। वो भी वापस आए और खामोशी से आकर चारपाई पर बैठ गए। बहू ने सारा कचरा छत से पीछे छत खाली प्लाट में फेंक दिया। जाड़े आने वाले हैं, अपना नया कंबल निकाल लेती हूँ, इंदु ने दिल में सोचा और कमरे के अंदर जाकर अपना ट्रंक खोला। अचानक उसके गले से एक तेज चीख निकली। ये क्या है? उसकी आवाज में इतना भय था कि सारा घर छत के ऊपर जमा हो गया। अनीता देवी और गुप्ता जी भी लपक कर उसके पास पहुंचे। वो अपना ट्रंक खोले फटी फटी आंखों से अंदर देख रही थी। अंदर का दृश्य था ही ऐसा, जिसकी भी नजर पड़ी उसके गले में से एक चीख निकल जाती। पूरा छत चीखों से गूंज उठा था, क्योंकि ट्रंक के अंदर अनिकेत का बेटा कार्तिक मरा हुआ पड़ा था। उसके आसपास रखी रजाई और कंबल जलकर राख हो चुके थे। शायद रात पटाखे फोड़ने के समय वो इस ट्रंक के अंदर जा आकर छुप गया था और बाद में किसी पटाखे की चिंगारी से
इस ट्रंक के अंदर आग लग गई। कार्तिक की किस्मत बुरी थी या उसके माँ बाप की कि ट्रंक का ढक्कन अपने आप गिरकर बंद हो गया और आग ने अंदर ही अंदर भड़क कर हर चीज़ को जला डाला। यहाँ तक कि अनिकेत का बेटा भी चल बसा था। अपनी बेटी की लाश को देखकर अनिकेत और रोशनी पागल से हो गए। रो रो कर उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। गुप्ता जी और अनीता देवी बेबसी से सारा दृश्य देख रहे थे। वो जानते थे ये सजा अनिकेत को सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि उसने अपने माता पिता से ऐसा व्यवहार किया था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता था। जो नुकसान अनिकेत ने उठा लिया है उसका बोझ अब पूरी जिंदगी कम नहीं हो सकता। अनिकेत और रोशनी अपने बच्चे की लाश को हाथों में उठाए चीख चीख कर रोते हुए आसमान की ओर देख रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।